हाँ, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डी ब्रॉय रिलेशन। डी ब्रॉगली पढ़ते हैं इसको, डी ब्रॉय भी कुछ लोग पढ़ते हैं। ओके, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक मॉडल ऑफ बोहर, और बोहर के मॉडल में हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और लगभग अभी तक का सबसे एडवांस वर्जन है बोहर मॉडल। ठीक है, कुछ कमियां हैं जिसको सुधारने के लिए हम लोग नेक्स्ट वर्जन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनेगा या क्वांटम मैकेनिक मॉडल बनेगा। ठीक है, और वो हमारा फाइनल वर्जन होगा एटम के स्ट्रक्चर का। ठीक बात। ओके, बोहर के मॉडल में ऐसी कौन कौन सी कमियां आई जिसकी वजह से हमको नए मॉडल के बारे में सोचना पड़ा। तो ये इसमें से कुछ मेजर पॉइंट्स हम लास्ट टाइम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम था। बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर, उनका मॉडल एक प्लेन का मॉडल है, 2D मॉडल है ना। अगर हम ऑर्बिट को कंसीडर करें, जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन घूमता है वो तो एक प्लेन पर बनता है, ऑर्बिट बोर्ड पे बन जाता है ना, और इलेक्ट्रॉन बस इसी तरह से ऐसे बोर्ड में घूमता रहता है। ये मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में। ठीक है, अटेंड किया आपने क्लास? ओके, तो कोई डाउट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है, ना ऑर्बिट छोड़ के बाहर आता है ना अंदर जाता है। इसका मतलब है एटम का शेप कैसा होता होगा? फ्लैट। समझ आया? क्या एक्चुअल में एटम फ्लैट होता है? आंसर है नो। एटम का अपना कोई शेप होता है, हाइट, उसमें ब्रीथ भी होती है, हाइट भी होती है, समझ रहे हैं, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई, लंबाई, मोटाई, सारी चीज़ें होती हैं। यानी 3 डायमेंशनल फिगर होता है एटम का। और अगर बोहर के मॉडल को कंसिडर कर लिया जाए तो एटम कैसा दिखता होगा? फ्लैट, क्योंकि वो तो चिपक जाता है, बोर्ड ही में बन जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूमते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट गलत था। ठीक है, उसमें दूसरी चीज़ ये गड़बड़ी आई कि देखो भाई, अगर आप बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, फिक्स पाथ में घूमता है और वो पाथ सर्कुलर है, तो कोई भी रास्ता आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आइडेंटिफाई करने के लिए, रास्ते को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 चीज़ बतानी पड़ती है, एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन, दूसरा उसकी वेलोसिटी। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चल रहा है इस रास्ते में, ठीक, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो एट ए पर्टिकुलर टाइम इसका ये वाला पोजीशन हमको पता होना चाहिए, ये। ठीक है, इस पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एक्स से, एक्स से या डेल्टा एक्स से। ओके, डेल्टा हम एरर के लिए यूज करते हैं। सो पोजीशन इज आइडेंटिफाइड बाय दिस एक्स और आर, दिस इज रेडियस, है ना। तो इसका पोजीशन पता होगा। अब ये कंटिन्यूअसली चल रहा है ऐसे, और हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल इसी सर्कुलर पाथ में घूमेगा जिसको ऑर्बिट बोल रहे हैं। ये रास्ता फिक्स है। ठीक है, अगर ये इस फिक्स रास्ते में चलेगा तो ये फिक्स रास्ता आपको किसने बताया? रास्ता पता करने के लिए 2 चीज़ का पता होना कंपलसरी है। नंबर 1, ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? ये अगर यहाँ होगा तो रास्ता ऐसा होगा, समझ रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर होगा तो रास्ता ऐसा हो जाएगा। तो नंबर 1 इसका पोजीशन पता होना चाहिए कि ये सेंटर से यानी न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। आ रही मेरी बात समझ में? ये पहली चीज़ है क्या? पोजीशन। पहला क्या पता होना चाहिए? पोजीशन। और पोजीशन के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी, है ना। क्योंकि ये अगर वेलोसिटी नहीं पता रहेगी तो आप कैसे बताओगे कि कुछ देर बाद यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, ऐसे, और थोड़ी देर के बाद यहाँ आ जाएगा, ऐसे, थोड़ी देर के बाद यहाँ आ जाएगा। आ रही पिक्चर समझ में कि नहीं आ रही? तो नंबर 1 क्या पता होना चाहिए आपको? पोजीशन। दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए? किस स्पीड से चल रहा है। जब ये दोनों चीज़ें आपको पता होंगी कि अभी यहाँ पर है और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ 2 सेकंड के बाद 10 मीटर दूर यहाँ मिलेगा। इसकी स्पीड पता है 5 मीटर पर सेकंड। ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़ तो ये पता है कि ये यहाँ पर है, इसका पोजीशन ये है, तो अगली बार भी इसी पोजीशन पर मिलेगा, एक्स डिस्टेंस पर, क्योंकि रेडियस तो फिक्स रहता है। अगर मैं ये सर्कुलर पाथ लेता हूँ तो सर्कुलर पाथ का रेडियस तो हर जगह सेम रहेगा। तो अगर ये वाला पोजीशन 10 मीटर है, या समझाने के लिए सपोज 0.1 मिलीमीटर है, कितना?
0.1 मिलीमीटर है और ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगले दूसरे सेकंड में ये कहां पर होगा, 10 मीटर दूर चल चुका होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि सर्कुलर पाथ का ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ का रेडियस कैसा रहता है, फिक्स रहता है। तो ये वाला डिस्टेंस अगर मुझे पता है और ये वाली स्पीड मुझे पता है, तो मैं बता सकता हूं कि 2 सेकंड के बाद ये यहाँ आएगा 10 मीटर दूर जाके। समझ में आ रहा है? तो ये कब मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, ये क्या बताया मैंने, ये यहाँ था फिर यहाँ था, यानी ये क्या बता दिया मैंने, रास्ता, ये ऐसे गया। समझ आ रहा है? तो इस रास्ते को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे को 2 चीज चाहिए। नंबर 1 उसका पोजीशन विथ उसकी वेलोसिटी। समझ आया? दोनों एट ए टाइम पता होंगे तभी आप ये बता सकते हो कि ये किस रास्ते से जाएगा। अदरवाइज आप ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। अगर आपको वेलोसिटी नहीं पता है तो आप कैसे बताओगे कितनी देर में वो कहां पर होगा? वेलोसिटी पता रहेगी तब ना बोलोगे मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो अगले 3 सेकंड में मैं कितनी दूर मिलूंगा, 15 मीटर दूर मिलूंगा। समझ रहे हो? अगले 10 सेकंड में मैं कितनी दूर मिलूंगा, 50 मीटर दूर मिलूंगा, क्योंकि आपको मेरी वेलोसिटी पता है। तो अभी कुछ टाइम बीता, थोड़ी देर के बाद ये कहां पर होगा कैसे पता चलेगा? अगर आपको वेलोसिटी मालूम है तो पता चलेगा, वेलोसिटी नहीं पता है तो नहीं पता चलेगा। लेकिन सिर्फ वेलोसिटी से ये नहीं पता चल जाएगा कि ये कहां पर होगा। ये तो पता चल जाएगा कितनी दूर जाएगा, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि यहां पर होगा कि वहां पर होगा कि वहां पर होगा। समझ में आ रही मेरी बात? साथ में और क्या पता होना चाहिए, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूं मैं, पोजीशन। तो साथ में पोजीशन भी पता होना चाहिए, स्पीड भी पता होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि अभी से 2 सेकंड के बाद ये कहां पर मिलेगा। समझ रहे? सिर्फ स्पीड पता होती तो ये यहां पर मिलता। समझ रहे हो बात? सिर्फ स्पीड पता होती तो हम 2 सेकंड के बाद उसको यहां खोजते, यहां खोजते, वहां खोजते, कहां खोजते नहीं मालूम। लेकिन चला तो जाता, ये 10 मीटर दूर चला जाता 2 सेकंड में, लेकिन किधर जाता, कहां जाता नहीं मालूम। तो साथ में और क्या पता होना चाहिए कि अगले 2 सेकंड के बाद उसका पोजीशन क्या होगा, यानी ये यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, कहां पर मिलेगा। जहां भी मिलेगा पुरानी लोकेशन से नई लोकेशन को जोड़ देंगे, रास्ता दिखने लगेगा कि ऐसे आया होगा। तो ये रास्ता, ऑर्बिट आपको किसने बताया? ये क्वेश्चन उठा ना बोहर के लिए कि रास्ता आपको कैसे पता चला? आपने कैसे बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर रास्ते पर घूमता है, जिसका नाम ऑर्बिट रखा गया है? क्योंकि ऑर्बिट का पता करने के लिए, ऑर्बिट का नॉलेज होने के लिए, इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से घूम रहा है उस रास्ते का नॉलेज होने के लिए आपको 2 चीज एट ए टाइम पता होनी चाहिए। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। वेलोसिटी का कैलकुलेशन तो आपने बनाया है बोहर के मॉडल में, ठीक है। अगर वेलोसिटी आपको कंटिन्यूअसली पता है तो आप, दूसरी चीज क्या रह जा रही है, उसका पोजीशन। उसका पोजीशन कंटिन्यूअसली आपको वेलोसिटी के साथ पता होनी चाहिए। अगर दोनों चीजें आपको पता रहेंगी तभी आप ऑर्बिट पता कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। और ये इम्पॉसिबल है कि एक निग्लिजिबल चीज जो आंख से दिखती भी नहीं, उसका पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक साथ किसी को पता रहे। समझ रहे हैं? अगर बॉडी बड़ी होती जो आंख से दिखती, जैसे अर्थ है या कोई बॉल है, बॉल ही को हम रस्सी से बांध के ऐसे घुमाने लग जाएं, ऐसे घूमने लग जाए बॉल, धागे से बांध के बॉल को ऐसे घुमाने लग जाएं, बॉल बड़ी चीज है, आंख से दिखती है कि नहीं? तो आंख से दिखेगी तो उसका पोजीशन आपको दिखता रहेगा, जहां जहां भी जाएगा पोजीशन भी दिख रहा है, उसकी स्पीड भी हम मेजर कर सकते हैं। तो जब कोई बॉडी बड़ी साइज की हो जाती है, आंख से दिखने लगती है, मैक्रोस्कोपिक लेवल की हो जाती है और हम उसको आंख से देख सकते हैं, तो हम उसका पोजीशन, उसकी वेलोसिटी एक साथ कंटिन्यूअसली पता कर सकते हैं, क्योंकि वो तो दिखता रहता है ना कहाँ कहाँ गया, कैसे गया। तो उसका रास्ता, उसका ट्रेजेक्ट्री, ऑर्बिट सब हमको पता रहता है, उसकी वेलोसिटी और उसका पोजीशन कंटिन्यूअसली हम जानते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इतनी छोटी है, जो आंख से दिखती ही नहीं, आंख से न दिखने वाली चीज की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ हम नहीं पता कर सकते। वेलोसिटी पता करोगे तो पोजीशन कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा, पोजीशन को पकड़ोगे तो वेलोसिटी बदल जाएगी, आप नहीं पता कर पाओगे। तो एट ए टाइम एक ही चीज आप पता कर सकते हो, या वेलोसिटी या पोजीशन। इकट्ठे दोनों चीज एक साथ नहीं बता सकते, ठीक है। और ये रास्ता बताने के लिए आपको दोनों चीजें इकट्ठे बतानी पड़ेंगी कि पोजीशन यहाँ है, वेलोसिटी ये है, तभी आप वो रास्ता आप पता कर सकते हो कि जहाँ से वो घूम रहा है। मेरी बात आ रही समझ या नहीं आ रही? तो ये चीज किस पर लागू होती है बोलिए? छोटे पार्टिकल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, कि आप पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं बता सकते। लेकिन बॉडी बड़ी हो जाए तो बता सकते हैं, क्योंकि वो तो दिखता ही रहेगा, पोजीशन का लफड़ा खत्म, आप आंख से ही देख के बता दोगे यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। समझ गए? ये आंख से दिखता नहीं इलेक्ट्रॉन, इसलिए नहीं दिखता तो आप पोजीशन कैसे पता करोगे? नंबर 1। दूसरी चीज, वेलोसिटी कैसे पता करोगे? एक साथ नहीं कर सकते, एक एक चीज आप जरूर खोज सकते हो। थोड़ी देर में हमने खोज दिया इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, ये उसका पोजीशन हो गया। वेलोसिटी बताने जाओगे तो पोजीशन यहाँ हो जाएगा, तब तक वेलोसिटी बताते बताते वेलोसिटी कुछ और। समझ आ रही मेरी बात या नहीं आ रही?
ठीक है, यही कहना था। और ये क्वेश्चन उठाया हाइजेनबर्ग ने। किसने उठाया? हाइजेनबर्ग ने क्वेश्चन उठाया, और इस क्वेश्चन का जवाब बोहर मॉडल के पास नहीं था, इसलिए बोहर का मॉडल फेल हो गया। ठीक है जी, भले उन्होंने वेलोसिटी कैलकुलेट की, लेकिन एट ए टाइम वेलोसिटी और पोजीशन आप नहीं बता सकते। क्वेश्चन कहाँ उठ रहा है? वेलोसिटी पर नहीं उठ रहा, पोजीशन पर नहीं उठ रहा, किस पर उठ रहा है? रास्ते पर, जिसको क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट कैसे पता किए तुम? क्वेश्चन ये है ना, क्योंकि ऑर्बिट पता करने के लिए दोनों चीजें इकट्ठा मालूम होना चाहिए, पोजीशन और वेलोसिटी। और एक आंख से न दिखने वाली चीज की दोनों चीजें, पोजीशन और वेलोसिटी, एक साथ पता नहीं की जा सकती, इसलिए ऑर्बिट भी नहीं कंफर्म किया जा सकता। आप जिसको कंफर्म बोल रहे हो कि सर्कुलर पाथ में घूमता है, वो कंफर्म ही नहीं हो सकता जब तक पोजीशन और वेलोसिटी नहीं आइडेंटिफाई हो जाए। समझ में आई मेरी बात? इसलिए बोहर ने जो कॉन्सेप्ट बनाया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, ऑर्बिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, सीधी सी बात। समझ रहे हैं क्यों नहीं होती? क्योंकि भैया सीधे क्वेश्चन फिर उठेगा, आपको किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से जाता है? जब अगर आप कहोगे कि मेरे को मालूम है, मैंने वेलोसिटी निकाली है, तो हम कहेंगे पोजीशन बताओ। जिस समय की वेलोसिटी आपको मालूम है उस समय की पोजीशन भी बताइए। दोनों चीजें इकट्ठा नहीं बता सकता आदमी। समझ आई बात? इसलिए आपको रास्ता भी नहीं मालूम है, आप गुमराह कर रहे हो, भटका रहे हो। समझ आ रही बात? थोड़ा सा इसको समझिए एनालॉजी, उसके बाद हम आगे आते हैं कॉन्सेप्ट में। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? इसलिए बोहर ने ये जो रास्ता बताया, जिसका नाम क्या रखा गया? ऑर्बिट। ऑर्बिट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, यानी इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से जाता ही नहीं है, सीधी सी बात। तो मॉडल फेल हो गया। समझ आई बात? इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता ही नहीं है, और वाकई ऐसे नहीं घूमता है। ऐसे घूमेगा तो पहला चीज तो एटम कैसा हो जाएगा? फ्लैट। सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी ऑर्बिट हैं, अगर इसी तरह घूमेंगे, ऑर्बिट सर्कुलर ही रहता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा, तो आप हाथ फेरोगे तो उसमें मोटाई दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। ये मॉडल कैसा हो गया एटम का? फ्लैट हो गया। और एटम फ्लैट नहीं होता, स्फेरिकल होता है, या दूसरे डिजाइन का होता है। समझ आया? इसलिए ये ऑर्बिट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये गलती कर गए बोहर बाबा। समझ गए ना क्या गलती कर गए? बोहर बाबा गलती कर गए। किस चीज के लिए? ऑर्बिट के लिए। ऑर्बिट नहीं होता। ठीक है, ये इमेजिनरी चीज है, इमेजिनेशन में बनाया उन्होंने, ठीक है, इसके प्रूफ भी दिए, ठीक है, लेकिन प्रूफ थोड़े से एक्सेप्टेबल नहीं थे, क्योंकि जैसे ही हाइजेनबर्ग आए, उन्होंने क्वेश्चन उठाया, तो इस क्वेश्चन का जवाब उनके पास नहीं था। ठीक बात, ये पहली चीज समझ गए। दूसरी और एक मेजर चीज समझिए, जो अभी हमारा टॉपिक है, दैट इज डी ब्रॉय रिलेशंस। डी ब्रोगली ने भी एक काउंटर क्वेश्चन पुट किया बोहर के मॉडल के ऊपर। वो क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई मैटर चलता है, कोई पार्टिकल, क्या? हाँ, जब भी कोई पार्टिकल चलता है तो एट ए टाइम उसके पास मोमेंटम होता है, एट ए टाइम उसके पास वेवलेंथ भी होता है, यानी वो वेव भी बनाता है। हमने ये पढ़ा ना कि सन से आने वाली लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डुअल कैरेक्टर रखती है, वो पार्टिकल नेचर की भी होती है और वेव नेचर की भी होती है। ये हम पढ़ चुके कि नहीं बोलिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पर हमने डिटेल लेक्चर कवर किया है लास्ट टाइम। तो हमने ये देखा कि लाइट जो है किसी भी टाइप की हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पूरा स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा है, उसमें से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उठाइए, वो डुअल कैरेक्टर प्ले करती है। कुछ ऐसे फिनोमिना है जिसको आप जब तक लाइट को वेव नहीं मानोगे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। कुछ ऐसे फिनोमिना है जब तक लाइट को पार्टिकल नहीं मानोगे उस फिनोमिना को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, याद आया? और कुछ था, फोटो क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने जो काउंटर क्वेश्चन किया था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, सिंटिलेशन इफेक्ट है। ये सब जब तक आप लाइट को क्या नहीं मान लेते, पार्टिकल नहीं मान लेते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरी चीज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन है। ये सारे फिनोमिना जब तक लाइट को वेव नहीं मान लेते आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो लाइट को दोनों मानना पड़ा कि वेव भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है लाइट को। इसी तरह डी ब्रोगली ने बोला कि देखो भैया, अगर लाइट दो कैरेक्टर का होता है, पार्टिकल कैरेक्टर का भी होता है और वेव कैरेक्टर का भी होता है, तो पार्टिकल भी दोनों कैरेक्टर का होता होगा, वेव कैरेक्टर का और पार्टिकल कैरेक्टर का। उसके पास भी दोनों नेचर होते होंगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? जिस तरह, क्योंकि भैया देखो पूरी दुनिया दो ही चीज से तो बनी है, या तो पार्टिकल है संसार में या एनर्जी है, सीधी सी बात। रेडिएशन, सन से आने वाली धूप रेडिएशन है। इन दो के अलावा कोई चीज और तीसरी दिखती है आपको संसार में? नहीं दिखती। ये पक्का मान लीजिए कि सिर्फ इन्हीं दोनों से मिल करके पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरा नेचर बना है। किससे? एक तो मटेरियल जो आपको आसपास चारों तरफ दिखता है, दूसरा जो नहीं दिखता लेकिन वर्क करने की टेंडेंसी रखता है, वो क्या है? एनर्जी, रेडिएशन।
बस ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के ये दो पहलू हैं, या तो संसार में मैटर है सब कुछ, या एनर्जी है सब कुछ, और दोनों के पास वर्क करने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो एक आदमी बोलता है कि देखो ये जो एनर्जी है, रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको बोल रहे हैं, उसके पास दोनों गुण है, पार्टिकल वाला गुण भी है, वेव वाला गुण भी है। तो इस दुनिया का जो दूसरा पहलू बच गया, कौन सा? मटेरियल, मैटर, उसके पास भी दोनों गुण होगा। समझ रहे हैं? पार्टिकल नेचर भी होगा, वेव नेचर भी होगा। तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब यही चीज डी ब्रोगली ने बोली कि देखो भैया, जब कोई भी चीज, कोई भी बॉडी चलती है, बॉडी यानी पार्टिकल, वो जब चलता है, मोशन में रहता है, तो वो वेव भी बनाता है, उसके चारों तरफ वेव बनता है। तो उन्होंने बोला देखो भाई, इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? पार्टिकल है ना, जो चार्ज कैरी करता है, मास है 9.1 × 10⁻³ kg, मास है ना, मास है तो क्या है ये? मटेरियल, पार्टिकल। तो जब ये चलता है, कोई भी चीज, कोई भी बॉडी जिसके पास मास है, कोई भी मटेरियल जब चलता है, चाहे सीधे रास्ते से चले, चाहे गोल रास्ते से चले, किसी भी रास्ते से चले, कोई भी मटेरियल अगर चला, मोशन में आया, तो वो अपने चारों तरफ एक बादल बनाता है, क्लाउड बनाता है, जिसको हम लोग मैटर वेव बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह नहीं होता ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, फिर एक मैग्नेटिक फील्ड अगले इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, फिर वो अगले मैग्नेटिक फील्ड को, और ये बढ़ते जाते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स था, ये हम पढ़ चुके। ये अलग टाइप का वेव है। यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल जैसे गोली चलती है, गोली समझ रहे हैं? अगर मैं यहाँ गैस भर दूं, धुआं हो जाए, और यहाँ एक बुलेट फायर कर दूं, तो जो गोली जिस रास्ते से जाएगी, उसके चारों तरफ का एयर, चारों तरफ की गैस आपको अलग दिखेगी, उसको छेदता हुआ जाएगा, पेनिट्रेट करता हुआ निकल जाएगा, तो वो एक वेव बनती है। ऐसे इमेजिन करिए कि एक गोली ऐसे चल रही है, बुलेट, तो बुलेट जैसे जाएगी, हवा को चीरते हुए जाएगी, तो हवा में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा इसके चारों तरफ। तो गोली के चारों तरफ एक पैकेट इमेजिन कर लो, जैसे टॉफी एक पन्नी के अंदर रहती है, तो गोली के चारों तरफ, मैटर के चारों तरफ एक एनवेलप रहती है, और वो उसको ढके रहती है, ऐसे लेके जाती रहती है। ये एनवेलप होती है उसकी वेव, और वेव के अंदर क्या भरा रहता है? पार्टिकल, गोली। समझ आया? तो जब भी कोई चीज चलती है, उसके चारों तरफ क्या बनता है? एक वेव बनता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, एक अलग टाइप का वेव है, थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। थोड़ा हम ये जब टॉपिक आएगा फिजिक्स में, तो डिटेल से मैं इसको कवर करूंगा। अभी हमको इस पर जल्दी से बात करके गुजर जाना है। ठीक है, तो इस वेव का नाम क्या रखा हमने? मैटर वेव। क्यों? क्योंकि ये कौन बना रहा है चारों तरफ? मैटर, मटेरियल, पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन या कोई भी बॉडी, बॉल ही आप फेंको, बॉल अगर चला, हवा में है, जब तक हवा में बॉल है, चल रहा है, तो उसके चारों तरफ एक वेव बनता है। वो आंख से दिखता तो नहीं, लेकिन बनता है। ठीक है, और अंदर मटेरियल रहता है, बॉल। वेव हमको नहीं दिखता, सिर्फ बॉल दिखती है हवा में। इसका मतलब ये नहीं कि वेव उसका नहीं बनता। तो अगर देखिए फिर से, अगर एक पार्टिकल चलेगा, तो उसके चारों तरफ एक वेव क्रिएट होगा, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह नहीं होता, एक डिफरेंट वेव्स की तरह होता है, और उसको क्या बोलते हैं? मैटर वेव। इसको ऐसे समझिए कि एक पॉलीथीन है, पन्नी, जो गोली को अंदर ढके हुए रहती है, और ये ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहता है। वेव भी चलता रहता है, गोली भी चलती रहती है। समझ आए? तो जब तक ये बुलेट चलती रहेगी, कोई भी पार्टिकल, बॉल है, कोई भी मास का पार्टिकल चलता रहेगा, तो उसके चारों तरफ वेव क्रिएट होकर चलती रहेगी। ये इसको एनवेलप किए रहती है, ढकी रहती है। इस वेव को बोलते हैं मैटर वेव। क्या बोलते हैं? ठीक है, आपने देखा नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा। आप YouTube में कभी सर्च करके देखिए, आपको ढेरों एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, एनिमेटेड वीडियोस, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। बताने से ज़्यादा बात समझ नहीं आती, देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएगा। मैटर वेव करके सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे वीडियोस। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, तो अब देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन ही पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो इसके चारों तरफ ऐसे एक वेव क्रिएट होती है, इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, और इस तरह से ये वेव ऐसे चलती रहती है। समझ आ रहा है बात? बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? ये इस तरह से एक वेव ऐसे चलते रहती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मैं समझाने के लिए रफ डायग्राम बना रहा हूँ, फेयर बनाऊंगा तो बढ़िया से बनाऊंगा। और बीच में देखो इलेक्ट्रॉन चलता रहता है, अगल बगल ऐसे वेव आपको दिखेगी, इस तरह की वेव, ऐसे ऐसे वेव आपको दिखती रहती है। समझ रहे हो कैसा दिख रहा है? अजीब सा दिखा? तो बीच में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, पार्टिकल, और चारों तरफ उसके क्या है? वेव। इस वेव को क्या बोलते हैं? मैटर वेव। समझ आया कि नहीं आया?
तो अगर एक वेव बनती है तो उस वेव का सारा गुण भी होगा उसके पास। वेव के गुण कौन कौन से होते हैं? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, याद आया, वेव नंबर, यही सब होता है ना वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर एक पार्टिकल चले, मोशन में आए, तो उसके चारों तरफ एक वेव क्रिएट होता है, उस वेव को बोलते हैं मैटर वेव। इट इज अनलाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसा नहीं होता ये, ठीक है, लेकिन वेव है तो वेव के कैरेक्टर भी होंगे, समझ रहे हैं? ठीक, ओके। और इसकी एनर्जी भी हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसको थोड़ा सा कंबाइन करते हैं इस नॉलेज को। देखिए यहां तक नोट किए? हाँ, इलेक्ट्रॉन सीधे ही चलता है ऐसे। जैसे आप बुलेट फायर करोगे तो बुलेट ऐसे ऐसे तो नहीं जाएगी, बुलेट सीधे ही जाएगी। बुलेट सीधे जाती है, उसका वेव उसके साथ कंटिन्यूअसली चलता रहता है ऐसे बनते हुए। अब मैं उसे बता नहीं सकता ना कैसे कैसे बनता है, एनिमेशन वाली वीडियोस देखिए आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीधे ही जा रहा है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे गोल घूम रहा है, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। समझ आ गई बात? ये वीडियोस जरूर देखिएगा, इसके आपको मिलेंगी। ओके, तो पार्टिकल की पहले एनर्जी की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी के बारे में। अब याद रखिएगा, भेदभाव खत्म हो गया, ठीक है। एनर्जी के पास वो सारे गुण होते हैं जो पार्टिकल के पास होता है, पार्टिकल के पास भी वो सारे गुण होते हैं जो एनर्जी रेडिएशन के पास होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास होता है, ठीक है। इसका मतलब है वेव यानी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके पास दोनों कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी। इसी तरह से मटेरियल, पार्टिकल, उसके पास भी दोनों कैरेक्टर होता है। कौन सा? वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर, दोनों नेचर होता है दोनों के पास, क्योंकि इन्हीं दोनों से तो संसार बना है। तो एक के पास जो गुण होगा दूसरे के पास भी होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल भी होते हैं। एनर्जी मास में चेंज हो जाती है मटेरियल में, मटेरियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझे? हाँ, अब देखिए, फॉर पार्टिकल of matter, for particle of matter, energy is given by Einstein and that energy is E equal to mc square। पढ़ें आप ये पार्टिकल, मैंने बताया था जब डिस्ट्रॉय होता है एटम बम में इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आती है, तो m मास का पार्टिकल जब डिस्ट्रॉय होता है तो कितनी एनर्जी बनती है? mc स्क्वायर के बराबर। एटम बम में कितनी एनर्जी होती है, ठीक है। तो पार्टिकल की एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कितना होता है ये एनर्जी? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है, ओके। फॉर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी किसने बताई थी? बोलिए, याद है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, आइंस्टाइन ने पार्टिकल की एनर्जी बताई थी इक्वल टू mc स्क्वायर। वेव की एनर्जी किसने प्रपोज की थी? भूल गए, आगे पढ़ते जाओ, पीछे का भूलते जाओ। प्लैंक, मैक्स प्लैंक, ठीक है। क्या बताया था उन्होंने? इक्वल टू h न्यू, दिस इज द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। रेडिएशन जो आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें सबसे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा एनर्जी कितना होता है? h न्यू। उसी को क्वांटा बोलते हैं, उसी को अगर लाइट, विजिबल लाइट है तो फोटोन बोलते हैं। ये किसने बताया? मैक्स प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक, ठीक है। मैक्स लिख लेना पहले, हो गया। अच्छा, अब हम क्या बोल रहे हैं भैया? क्या बोल रहे हैं बताइए? कि मैटर के पास दोनों कैरेक्टर होता है, पार्टिकल कैरेक्टर भी और बोलिए वेव कैरेक्टर। तो देखिए, एक आदमी ने पार्टिकल की एनर्जी बताई इतनी, दूसरे आदमी ने वेव की एनर्जी बताई इतनी, और हम क्या बोल रहे हैं? मैटर पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है। तो ये दोनों एनर्जी एक ही सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं ना। एक सिक्के का एक पहलू है वेव, उसी सिक्के का दूसरा पहलू है मैटर। हम वेव वाली एनर्जी क्या बोलते आ रहे हैं? E इज इक्वल टू h न्यू। पार्टिकल वाली एनर्जी को क्या बोलते आ रहे हैं? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों एनर्जी है किसकी? सिक्के की। तो दोनों एनर्जी एक ही चीज की हुई ना। इसको इधर से देखे तो हमने h न्यू बोल दिया, इसको इधर से देखे तो हमने mc स्क्वायर बोल दिया। दोनों एनर्जी एक ही चीज की है ना, ठीक है। मैटर अगर पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो उसकी एनर्जी इतनी, वेव की तरह बिहेव करता है तो एनर्जी इतनी। एक्चुअल में एनर्जी है किसकी? मैटर की। इसलिए ये दोनों एनर्जी अलग अलग होंगी कि सेम होंगी?
सेम होंगी, तो दोनों को इक्वेट कर दिया डी ब्रोगली ने। ठीक है, सिंस मैटर बिहेव्स लाइक बोथ particle as well as wave, therefore both energies should be same or equal, दोनों एनर्जी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हमने दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दिया, mc² इज इक्वल टू एच न्यू। आ रहा है समझिए, दोनों एनर्जी हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों एक ही चीज की एनर्जी है, मैटर की। समझ रहे हो कि नहीं आ रहा समझ में? आ रहा। अब देखो ना, न्यू को मैं सी की लैंग्वेज में चेंज कर दूं, क्या लिख सकते हैं न्यू को? सी अपॉन लैम्डा। वेरी गुड। सो दिस इज एच सी अपॉन लैम्डा एंड दिस इज एम सी स्क्वायर। लैम्डा निकालो, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन, ये लैम्डा मैं इधर ले गया तो एम सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एम सी स्क्वायर। एक सी से कैंसल हो गया, तो वेवलेंथ कितना आया? एच अपॉन एम सी। ये ठीक है, दिस इज वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी होती है? वेव की। तो जब मैटर वेव की तरह बिहेव करता है उस समय वहां बनने वाली वेव की वेवलेंथ कितनी होती है? इतनी, एच अपॉन एम सी। इस पर हमको न्यूमेरिकल भी करना है, याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। हो गया ये? बोलिए, यहां तक नोट किए? किए कि नहीं किए? पक्का? हाँ, इसमें अब पहचानिए क्या क्या है। एच क्या चीज है? प्लैंक कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.626 10⁻³ जूल सेकंड, यही होता है ना। ओके, व्हाट इज एम? मास ऑफ द पार्टिकल। जो भी पार्टिकल चलेगा, बड़ी बॉडी चल रही तो उस बड़ी बॉडी का मास, इलेक्ट्रॉन चल रहा है इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, मास ऑफ द पार्टिकल। व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसको नोट कीजिए, इसमें जो जो क्वांटिटी आ रही है लिखिए। वेयर एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू लिख लेना 6.626 10⁻³ जूल सेकंड। हो गया? 6.626 इंटू 10⁻³ 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। हो गया? हाँ, व्हाट इज एम? मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द मटेरियल, मास ऑफ द पार्टिकल, जो लिखना है। हो गया? व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हो गया यहां तक। दिस इज फॉर वेव कैरेक्टर। वेव, वेव, क्योंकि वेव में क्या आएगा? प्लैंक कांस्टेंट यूज हो जाएगा, मास ऑफ द पार्टिकल यूज हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव की ही वेलोसिटी होती है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸। हो गया यहां तक? ओके, अगर हम पार्टिकल की बात करें, फॉर पार्टिकल, ये वेव के लिए हो गया ना भैया। लैम्डा किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? वेव की। तो ये इक्वेशन किसके लिए हो गया? वेव के लिए। अब पार्टिकल के लिए देखो, अब हम ये बोल रहे हैं कि वेव और पार्टिकल नेचर दोनों मटेरियल का होता है, दोनों एक ही चीज के होते हैं, तो दोनों इक्वेशन सेम सेम होने चाहिए कि नहीं? जो इक्वेशन वेव के लिए लगेगा वही इक्वेशन किसके लिए यूज होना चाहिए? पार्टिकल के लिए। तो पार्टिकल के लिए भी डी ब्रॉय ने यही इक्वेशन यूज किया, एच अपॉन एम। एम, एच अपॉन एम। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। लाइट वेव होती है ना 3 × 10⁸। तो यहाँ वेलोसिटी की जगह जब पार्टिकल चलेगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी ले लेंगे, तो सी की जगह उन्होंने यहाँ क्या लिख लिया? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? दोनों इक्वेशन सेम होने चाहिए। ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए है तो पार्टिकल के लिए भी यही इक्वेशन होना चाहिए। बस वेलोसिटी हम क्या ले लेंगे? जिस स्पीड से पार्टिकल चलेगा वो स्पीड रख देंगे। लाइट की स्पीड ना रख के कौन सी स्पीड रख देंगे? पार्टिकल की स्पीड। आ रहा समझ में? सेम इक्वेशन। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये न्यू नहीं है, ये वेलोसिटी है।
न्यू होता तो क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। इसको लिख लेना भैया कहीं पे, v क्या है, वेलोसिटी। हाँ, अगेन this is mass of the particle, this is velocity of the particle, and what is the product of the two, mass into velocity। क्या बोलते हैं इसको, mass into velocity। एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है, वेलोसिटी होती है, उसके पास क्या होता है, एक शब्द में क्या बोलते हैं, नहीं याद आ रहा है, मोमेंटम। क्या बोलते हैं, हाँ, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाती है, मोमेंटम। समझ आया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। व्हाट इज p, मोमेंटम। p यानी मोमेंटम होता है। साइड में आप इसको नोट भी कर सकते हैं, p इज व्हाट, mv यानी मोमेंटम। हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां से थोड़ा सा कंक्लूजन क्या निकला। h इज व्हाट, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। सो अगर मैं ये इक्वल और कांस्टेंट हटा दूं तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती तो एक कांस्टेंट आ जाता, लिख सकता हूं कि नहीं। तो वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है, मोमेंटम पर। और मोमेंटम क्या चीज होता है, m इंटू वी, यानी वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है, मास पर और वेलोसिटी पर। समझ रहे हैं, समझे कि नहीं, समझे नहीं समझे। इसको ऐसे लिखो, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। मोमेंटम, हाँ, मोमेंटम में क्या क्या आता है जी, मास और वेलोसिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये कांस्टेंट हटा दिया ना, ये तो नीचे है तो 1 लिखना पड़ेगा, h हटा दी, h इंटू 1। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब देखो अगली चीज समझो। सो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी चीज की, कोई भी चीज भारी है, ध्यान से देखना, भारी है तो मास कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। मास अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा भारी चीज़ जब चलेगी तो उसका जो वेव बनेगा चारों तरफ, उसका वेवलेंथ कैसा रहेगा, ये मास ज़्यादा तो वेवलेंथ कैसा हो जाएगा, कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है भाई ना, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम। अगर वेवलेंथ छोटा हो गया तो वेव को आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे कि वेव बन रहा है या नहीं बन रहा। इसीलिए जब भारी चीज़ चलती है, इधर ध्यान से सुनो है बालक, इसीलिए जब भारी चीज कोई चलती है तो उसके चारों तरफ जो वेव बनता है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ कैसा हो जाता है, बहुत छोटा। वेवलेंथ अगर बहुत छोटा हो गया तो वो वेव आपको दिखेगी ही नहीं, आप उसको लोकेट ही नहीं कर पाओगे। समझ आई चीज। इसलिए ये वाला जो इक्वेशन है वो किस पर वैलिड रहेगा, भारी चीजों पर या बहुत हल्की चीजों पर। बहुत हल्की चीज, मास अगर कम से कम से कम से कम से कम होता चला गया, बहुत कम हो गया, तो उसका वेवलेंथ बड़ा होता जाएगा, और जितना बड़ा वेवलेंथ होगा उस वेव को आप उतनी अच्छे से लोकेट कर लोगे, देख लोगे, वो दिखता है। समझ आया। तो जब बहुत छोटी चीज चलती है जिसका मास बहुत निग्लिजिबल होता है, बहुत निग्लिजिबल, तो उसका वेवलेंथ बड़ा होता है, तो उस वेव को हम लोकेट कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान जाते हैं, वेव दिखता है आपको बनते हुए। समझ आया। इसलिए ये किस पर वैलिड है, ये फॉर्मूला छोटी मास की चीज़ों पर वैलिड है, क्योंकि जब मास छोटा होगा तभी आप उसका वेवलेंथ पहचान पाओगे, नहीं तो लोकेट ही नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है। इसलिए ये किस पर काम करेगा, इलेक्ट्रॉन जैसी चीज़ों पर या उसी के बराबर की मास की चीज़ों पर। जो मास बहुत छोटा होगा, आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, एनसीईआरटी में दिया है न्यूमेरिकल कि अगर आप भारी चीज़ को फेंकते हो, जैसे एक बॉल आपने फेंका, 40 ग्राम का बॉल, ठीक है, तो उस बॉल के चारों तरफ जो वेव बनेगी, मैटर वेव, उसकी वेवलेंथ आप देखोगे 10 टू द पावर -31 -33 ऑर्डर का आता है। कितना आएगा वेवलेंथ, 10 टू द पावर -33 वेवलेंथ आएगा मीटर। 10 टू द पावर -33 कितना है ये। एक न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है पेन के निब के बराबर भी नहीं, उससे भी छोटा होता है न्यूक्लियस। समझ रहे हो। तो सोचिए, इमेजिन कीजिए न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, पढ़े आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कितना ऑर्डर होता है न्यूक्लियस का, 10 टू द पावर -15। भूल गए, याद आया, बोलो ना मुंह खोल के। न्यूक्लियस का साइज कितना, 10 टू द पावर -15। अब इसका मैंने कितना बताया, कितना आया है, -33। न्यूक्लियस से भी कितने गुना ज्यादा छोटा, -15 -33
-15 से -30 जाओ, 15 तो यही हो गया, -15 से 30 तक जाओगे तो कितना हो जाएगा -15, और 3 और जाओ तब ना 33 आएगा, कितना हुआ -18, यानी 10⁻18 इतने गुना छोटा हो जाता है वेवलेंथ। इतनी छोटी वेव है, किससे? न्यूक्लियस के साइज से। जब न्यूक्लियस ही नहीं दिखता तो सोचिए ये जो वेव बनेगी, वेवलेंथ बनेगी, ये वेवलेंथ न्यूक्लियस के साइज से कितने गुना छोटी है? 10 का पावर कितना लगाना है? 18। 10 का पावर 18 आप नाम भी नहीं जानते, 1 के आगे 18 जीरो लगेंगे, इतने गुना छोटी हो जाती है ये वेव, तो कहाँ से दिखेगी? दिखेगी क्या? न्यूक्लियस ही नहीं देख सकते हम, तो उससे 10⁻18 टाइम छोटी चीज को कैसे देखेंगे? इमेजिन हो रहा है या नहीं हो रहा? बोलिए। इसलिए ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? छोटे मास की चीज जैसे इलेक्ट्रॉन या उसी के जैसे छोटे पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल जितना छोटे मास का होगा उसके बाहर बनने वाली वेव उतनी साफ दिखेगी और उसका वेवलेंथ थोड़ा बड़ा दिखेगा, तो उसको मेजर कर लेंगे, किसी न किसी कैटेगरी में ले आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? आ रही ना? हाँ, तो यहाँ नीचे लिखिए दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, लिखो दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक मासेस। माइक्रोस्कोपिक मासेस का मतलब समझ रहे हो? मासेस या लेवल लिख लो, माइक्रोस्कोपिक लेवल, बहुत छोटी चीजों पर। हो गया? बोलो, यहां तक समझ आया? सो ये डी ब्रॉय का ये रिलेशन आप याद रखेंगे। हो गया? अच्छा, जब उन्होंने ये रिलेशन दिया तो उन्होंने बोहर के एक कॉन्सेप्ट को भी प्रूफ कर दिया जो बोहर प्रूफ नहीं कर पाए थे, और वो क्या था? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। याद है कि किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होगा, घूमेगा, तो उसको एक शर्त पूरी करनी पड़ती है, क्या? H/2π का क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल। जब किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तभी वो उस ऑर्बिट में घूम सकता है, रह सकता है, अदरवाइज नहीं रह सकता। ये शर्त थी, याद है? इसको बोहर ने प्रूफ नहीं किया, लेकिन बाद में जब डी ब्रॉय आए उन्होंने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए, थोड़ा सा हेडिंग बनाइए, एक छोटी सी हेडिंग। क्या बनाओगे? लिखो डेरिवेशन ऑफ बोहर्स एंगुलर मोमेंटम, डेरिवेशन ऑफ बोहर्स एंगुलर, या बोहर पोस्टुलेट लिखो, डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट। पोस्टुलेट समझ रहे हो ना? पोस्टुलेट किसको बोलते हैं मैं बता चुका हूँ पहले, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रॉय या डी ब्रोगली रिलेशन, फ्रॉम डी ब्रोगली रिलेशन। नहीं लिख पाए? नहीं लिख पाए? लिख लिए? देखो, सपोज ये बोहर का बताया हुआ ऑर्बिट है। अब तो ऑर्बिट के नाम से विश्वास उठ जाना चाहिए ना हमारा। ऑर्बिट जैसी कोई चीज होती है क्या? नहीं होती, लेकिन अभी फिलहाल प्रूव कर रहे हैं तो ले लेते हैं एक बार और, लास्ट टाइम। ठीक, ओके। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ये, ठीक, तो अगर चलेगा तो चारों तरफ वेव बनेगी, बनेगी ना वेव। वो वेव ऐसी बनेगी, ये बना, ऐसे वेव बना, बनेगा। ये वेव कौन सी वेव कहलाएगी? मैटर वेव। एक वेव किसको बोलते हैं? एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। दिस इज वन वेव। वन वेव किसको काउंट करते हैं? नंबर ऑफ वेव्स। याद हो तो ये हम पढ़ चुके हैं देवियों सज्जनों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना? पक्का। जैसे यहां से देखो, दिस इज क्रेस्ट, दिस इज क्रेस्ट। एक क्रेस्ट से लेके नेक्स्ट क्रेस्ट तक जो लेंथ होती है ये वाली, ठीक है, इसको वेवलेंथ बोलते हैं, यानी वन वेव की लेंथ। तो एक वेव यहीं से यहीं कंसीडर किया जाएगा ना। ये एक तरफ से एक तरफ ले लो, या यहां से यहां तक ले लो, ये वन वेव हो गई कंप्लीट। समझ रहे हो? एक वेव की लंबाई कितनी? 1 लैम्डा। तो इसको हम बोलेंगे ये वन वेव है, फिर ये दूसरा वेव है, फिर ये तीसरा वेव है। जितने वेव होंगे उतने लैम्डा उसकी वेवलेंथ होगी, है ना? तो इसमें कितने वेव होंगे? नंबर ऑफ वेव हमको नहीं मालूम, लेकिन एक वेव की लेंथ कितनी होगी? 1 लैम्डा। और कितनी वेव है नहीं पता, कितने सारे वेव बनेंगे, तो दिखाने के लिए मैंने बड़ा बनाया है ना, अदरवाइज कितना छोटा वेव बनेगा? बहुत छोटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे?
तो हमको ये नहीं पता कि कैठो वेव होगी, लेकिन ये पता है कि एक वेव की लंबाई कितनी होती है 1 लैम्डा। तो हमने बोला इसमें n वेव होगी, कितनी n वेव, तो n वेव की लेंथ कितनी हो जाएगी n लैम्डा। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स n, देयरफॉर लेंथ ऑफ वेव्स कितना हो गया n लैम्डा। वेव की लेंथ कितनी हो गई n लैम्डा। यहां तक समझ आया? ओके, आपका मैथमेटिक्स क्या बोलता है इस टोटल लेंथ के बारे में? ये n लैम्डा टोटल लेंथ है किस चीज की, कहां से? जैसे यहां से शुरू किए, ये ऐसे जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए, यहीं पर आ गए, तो ये लेंथ कितनी हो गई, कितना, एक पॉइंट से चले और चल के वहीं पे आ गए 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। इसी यहीं पर ना पूरा वेव बन गया, यहां से यहां तक कितने वेव बने एक चक्कर में n लैम्डा, और इस एक चक्कर की वेव लेंथ का मैथमेटिकल मेजरमेंट कितना 2 पाई आर। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा, यही होना चाहिए ना। सो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू व्हाट n लैम्डा। दिख रहा है सरकमफ्रेंस n लैम्डा के बराबर होगा। एक वेव लेंथ 1 लैम्डा है और कितनी वेव है n, तो वेव लेंथ कितनी हो गई n लैम्डा। वेव लेंथ सारी की सारी जोड़ोगे तो सरकमफ्रेंस ही बना ना, तो सरकमफ्रेंस किसके बराबर हुआ n लैम्डा के बराबर। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, इफ दिस इज रेडियस r 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। हो गया? यहां तक समझ आया या नहीं आया? आया। ओके, अब अपन क्या कर सकते हैं लैम्डा को, हाँ चेंज करिए। किस में चेंज करोगे लैम्डा को, ताकि हमको क्या मिल जाए, कोई रिलेशन बताओ जिसमें ओके h/2 पाई भी तो हमको शामिल करना है ना। h कैसे आएगा, h कहां से लाओगे? लैम्डा को क्या चेंज कर सकते हो h में? देखो कोई ऐसा रिलेशन मुझे बताइए जिसको आप चेंज कर सको। h दिखना चाहिए ना। अभी अभी हमने डी ब्रॉय का रिलेशन बनाया ना, यहां देखो ना जी, लैम्डा को h में हम नहीं लिख सकते क्या? बोलो, ये बनाया ना हमने डी ब्रोगली से ये रिलेशन, तो लैम्डा की जगह हम क्या लिख देंगे? हाँ ये देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, हाँ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h/mv। ये डी ब्रोगली ने बनाया ना रिलेशन, इतना सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया। वापस से हम यहां से नहीं आना चाहते एनर्जी से, नहीं तो फिर लंबा चौड़ा डेरिवेशन करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट उन्होंने यूज किया, h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। लैम्डा की जगह पुट कीजिए यहाँ, देयरफॉर 2 पाई r इज इक्वल टू n, और लैम्डा की जगह क्या रखना है h/mv। हो गया? अब देखो ये mv इधर भेज दो, 2 पाई इधर ले आओ, mv आके क्या हो जाएगा mvr। व्हाट इज mvr? एंगुलर मोमेंटम। और ये नीचे आ जाएगा 2 पाई nh/2 पाई। प्रूव हो गया, यही तो था ना, था कि नहीं? यहां लिख रहा हूं नीचे ना, mvr इज इक्वल टू mv इधर आ गया, 2 पाई उधर चला गया, nh/2 पाई। दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। क्या? व्हाट इज mvr? एंगुलर मोमेंटम। और यही तो था बोहर का पोस्टुलेट, याद आया? यही तो बोहर ने बताया था। दिस इज बोहर्स पोस्टुलेट, ये ठीक है। ये डी ब्रॉय ने प्रूव कर दिया, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। ठीक है ना? यहां तक समझे कि नहीं समझे? समझे, नोट करें इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट हम ले रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे डिटेल से। तो ये उसकी थ्योरी है। देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में ऑलरेडी मास और वेलोसिटी आ गए, मास वेलोसिटी रेडियस। हम यही बात कर रहे थे ना कि एक इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली ना तो आप पोजीशन और ना वेलोसिटी इकट्ठे नहीं बता सकते साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम में आ गई, इसलिए उसको एंगुलर मोमेंटम लिखा है। mvr होता है एंगुलर मोमेंटम। ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। एक साथ ना तो आप पोजीशन बता सकते हो ना वेलोसिटी बता सकते हो, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ बता तो सकते हो, गलत बताओगे, करेक्ट नहीं बता सकते। और उसका उन्होंने कैलकुलेशन भी बना के दिया
हाइजेनबर्ग ने क्या, डेल्टा एक्स किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, पोजीशन के लिए। दिस इज अनसर्टेनिटी विथ पोजीशन। डेल्टा यानी एरर के लिए लगता है ना, डेल्टा किसके लिए यूज करते हैं हम, तो पोजीशन के साथ जो एरर आएगा उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स। और ये है मोमेंटम, मोमेंटम के लिए हम पी यूज करते हैं। व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस इज अनसर्टेनिटी विथ पोजीशन, अनसर्टेनिटी विथ वेलोसिटी। मोमेंटम में आ गया ना वी, एम वी, अगले स्टेप में उसको हमने लिख दिया एम मल्टीप्लाइड बाई वी। मास तो नहीं चेंज होता, तो मास तो सर्टेन रहेगा इलेक्ट्रॉन का, क्या चीज बदलेगा, वेलोसिटी चेंज होती है, इसलिए इसमें अनसर्टेनिटी है, इसलिए इसको क्या लिखे हैं, डेल्टा वी। अदरवाइज मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, मोमेंटम को क्या लिखा है, मास इंटू वेलोसिटी। मास फिक्स रहता है लेकिन वेलोसिटी फिक्स नहीं रहती, चेंज होती रहती है, इसलिए इसमें अनसर्टेनिटी है और पोजीशन में अनसर्टेनिटी है। ये समझ आया। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन उन्होंने बताया इतना होना चाहिए h/4π, ये हाइजेनबर्ग ने कैलकुलेट किया। समझ आया ये या नहीं आया, आया। तो ये वाला रिलेशन आप याद रखोगे। अगली क्लास में हम लोग इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, हाइजेनबर्ग पर भी और डी ब्रोगली के रिलेशन पर भी। यहाँ तक समझे आप। अब आखिरी 2-3 बातें सुनिए, मोटा मोटा हिसाब किताब। बोहर का मॉडल क्यों फेल हो गया, नंबर 1, उसने डी ब्रोगली के रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या, डी ब्रोगली क्या बोलते हैं कि कोई भी मैटर जो चलता है, मूविंग पार्टिकल, वो 2 तरह की कैरेक्टर रखता है, एक पार्टिकल कैरेक्टर, दूसरा वेव कैरेक्टर। तो अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऑर्बिट में, चल रहा है ना इलेक्ट्रॉन, मूविंग पार्टिकल है, तो उस वहाँ पर भी दोनों कैरेक्टर आपको शो करने चाहिए थे, पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर। लेकिन आपने पार्टिकल पार्टिकल बताया, वेव के बारे में तो कुछ बताया नहीं। क्या बोहर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है उसके चारों तरफ एक मैटर वेव बनता है, उस मैटर वेव का वेवलेंथ कितना होगा, h/mv, बताया क्या, नहीं बताया। तो बोहर का मॉडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता। समझ आया। दूसरी चीज़, अगर वो ऑर्बिट में घूमता है तो जब भी ऑर्बिट में घूमेगा तो आपको रास्ता कैसे पता चलेगा कि इसी रास्ते से गया, यही ऑर्बिट है। तो रास्ता पता करने के लिए पोजीशन और क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी एक साथ पता होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है छोटी चीज़ के लिए। हाँ, अगर बॉडी बड़ी हो, आँख से दिखे, तो हम उसमें पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक साथ बता सकते हैं, क्योंकि उसकी पोजीशन और वेलोसिटी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता, निग्लिजिबल चेंज आएगा और उसको हम लोकेट कर सकते हैं। लेकिन जब पार्टिकल बहुत छोटा हो जाता है, आंख से नहीं दिखता, तो उसका पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ बता पाना, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो जब इसको बता ही नहीं सकते तो आपको रास्ता कैसे पता चलेगा कहाँ से घूम के जाएगा ये। इसलिए ऑर्बिट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। समझ में आ रही जी मेरी बात या नहीं आ रही। तो बोहर ने जो मॉडल बनाया था, उस मॉडल में इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और उसके हिसाब से वो मॉडल फ्लैट मॉडल होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आई बात। और जब भी इलेक्ट्रॉन चलता तो उसके चारों तरफ एक मैटर वेव बननी चाहिए, जो कि नहीं बताया बोहर ने। इसलिए डी ब्रोगली के क्वेश्चन को बोहर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मैटर वेव क्यों नहीं बनती, क्यों नहीं दिखता। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली बनना चाहिए, क्योंकि हर पार्टिकल 2 तरह की कैरेक्टर शो करता है। ज़्यादा भारी मास का पार्टिकल अगर चलता है तो उसके चारों तरफ बनने वाला वेव हम नहीं देख सकते, लेकिन बहुत छोटा मास अगर चलेगा तो वहाँ वेव दिखेगी। तो उस वेव के बारे में आपने क्यों नहीं बताया, फेल हो गया बोहर का मॉडल। दूसरा चीज, पोजीशन और वेलोसिटी पर फेल हो गया। तो ये 2 बड़े क्वेश्चन थे। देखिए, बोहर के मॉडल ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन किया, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया, वो तो ठीक है अपनी जगह। लेकिन ये जो 2-3 क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। समझ आया। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल पढ़ेंगे। और जब इन्होंने बताया, हाइजेनबर्ग ने, कि भैया पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं बताई जा सकती, इसका मतलब है ऑर्बिट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। आप बता ही नहीं सकते तो रास्ता कैसे पता करोगे। ठीक है, तो ये पता चला कि ऑर्बिट नहीं होता तो फिर कुछ और होता होगा जहां इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हमने उसका नाम रखा ऑर्बिटल। क्या नाम रखा? हाँ, अब ऑर्बिट खत्म, ऑर्बिटल की तलाश शुरू हो गई। और ये सारी चीजें आगे चल के श्रोडिंजर ने प्रपोज की। किसने? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल को किसने बनाया? श्रोडिंजर। इरविन श्रोडिंजर उनका पूरा नाम है। उन्होंने बनाया और उन्होंने फिर थ्योरी बनाई ऑर्बिटल की। ऑर्बिट नहीं, क्या? ऑर्बिटल। ऑर्बिट किसको बोलते हैं? गोल रास्ते को। और ऑर्बिटल उसको बोलते हैं एक ऐसा बादल जैसा बनता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, बादल, क्लाउड, और उस क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलता है। उस क्लाउड का शेप अलग अलग हो सकता है। उसी बादल को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। समझ आया? ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट खत्म हो गया यहाँ से, यानी इलेक्ट्रॉन की ये जो चक्कर लगाने वाली ड्यूटी थी, गोल गोल घूमने वाली, खत्म, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बादल बनता है, उस बादल के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। उस बादल को, उस क्लाउड को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 90% हो।
उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। और वो सब कहाँ से शुरू हुआ, हाइजेनबर्ग के इस प्रिंसिपल से शुरू हुआ। तो लास्ट मैंने नोट लगाया है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑर्बिटल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड। तो अब आगे हम लोग जब क्वांटम मैकेनिक मॉडल पढ़ेंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा ऑर्बिटल से, समझ आया। और अब जल्दी जल्दी इसको कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, अगली बातें फिर अगली क्लास में करेंगे अपन।